द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्ट करे, कब बेचे और कब खरीदे। ये सबसे बड़ी समस्या है। जिस आदमी ने इस विज्ञान को समझ लिया और CAGR और कंपाउंडिंग को समझ लिया तो वो ये समझ लीजिए एक सफल इन्वेस्टर होगा, वो एक स्मार्ट इन्वेस्टर है। और जो इन चीजों की ध्यान नहीं देता है और ध्यान सिर्फ टिप लेने में देता है कि साहब मुझे तो किसी शेयर ब्रोकर के आदमी से पूछा, किसी शेयर ब्रोकर से पूछा, मोबाइल पर कहीं ढूंढा कि 7 रुपए का शेयर 700 हो गया है और ये 5000 होने वाला है। इस तरह की जो बातें ढूंढते रहते हैं वो किसी ना किसी चीटिंग के अंदर लपेटे में आ जाते हैं। क्योंकि ये जो लुभावनी जो चीजें हैं ना, रातों रात करोड़पति करने के, अरबपति करने के, ये सब चीटिंग के दाव पेच हैं। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो साल भर में पैसे को डबल से ज्यादा कर दे। ओवरऑल नहीं होगा। मान लीजिए शेयर भी ऐसा है कि हम हमारे मतलब पोर्टफोलियो में 25 शेयर है, कोई एक शेयर बाई चांस अगर डबल हो गया साल में तो हो गया, या फिर कोई बहुत बड़ी तेजी आई मार्केट में, जैसे सन 2023 में आई, सन 2021 में थी तेजी। इस दौरान कोई एक आध दो चार शेयर आपके पोर्टफोलियो के हो गए तो हो गए और नहीं हुए तो नहीं हुए। बाकी पूरी रकम को कोई डबल चबल कर दे संभव नहीं है मतलब। और उसमें भी अगर उसने टाइमली उस शेयर को नहीं बेचा टाइम पर, मान लीजिए कोई शेयर साल भर में तेज गति से 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, उसमें भी अगर किसी इन्वेस्टर ने प्रॉफिट बुक नहीं किया और उस शेयर को कोहिनूर का हीरा समझ लिया तो वो इन्वेस्टर गया काम से। जो आया वो प्रॉफिट है ना, बड़ी मुश्किल से तो कोई प्रॉफिट बना और वो भी उसने खो दिया। क्योंकि जो तेज गति से, इतनी तेज गति से कोई कंपनी आगे बढ़ेगी तो उसमें करेक्शन भी अवश्यंभावी है, निश्चित है करेक्शन। तो ऐसी सूरत में अब इन्वेस्टमेंट कैसे करें, सबसे बड़ी बात यह है। सारा पैसा आपने किसी गड़बड़ शेयर में लगा दिया, स्मॉल कैप में लगा दिया, मान लो किसी के कहने से लगा दिया और वो शेयर टूट गया। मतलब गड़बड़ हो सकती है कंपनी में, किसी भी कंपनी में किसी वक्त गड़बड़ हो सकती है। लेकिन लार्ज कैप कंपनियों का बेनिफिट यह है कि कंपनियों में कई प्रोजेक्ट रहते हैं, कई तरह के बिजनेस रहते हैं, कई तरह की मतलब स्ट्रेंथ है उस कंपनी में। और उन कंपनियों के मैनेजमेंट में इतनी ताकत है कि वक्त जरूरत पर वो सरकार से नीति बदलवा सकते हैं। दे आर सो कॉम्पिटेंट, दे कैन मीट विद द प्राइम मिनिस्टर, दे कैन मीट विद द फाइनेंस मिनिस्टर, दे कैन क्रिएट ए प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू चेंज द पॉलिसी। जैसे मान लीजिए चाइना से डंपिंग हो रही है माल की, कोई छोटे मोटे मैनेजमेंट को तो कौन सुनता है, कोई भी नहीं सुनता है मतलब। लेकिन अगर कोई ताकतवर लोगों का समूह है, इंडस्ट्रियलिस्टों का, या सिंगल इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, जैसे अडानी है, अंबानी है, बिड़ला है, टाटा है, ये चेंज करवा देंगे पॉलिसी, डंपिंग के ऊपर एंटी डंपिंग लगवा देंगे, मतलब ये तो बच जाएंगे, मतलब है या नहीं। तो ऐसी सूरत में इसलिए मैं ये कहता हूं कि आदमी का जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप में रहना चाहिए। कंपाउंडिंग के जरिए बात एक ही पड़ेगी। आप 10 स्मॉल कैप शेयर खरीदेंगे, उसमें से एक बढ़ेगा, 4 नहीं बढ़ेंगे, 5 माइनस में जाएंगे तो एक का प्रॉफिट भी खा जाएगा, बल्कि नेट लॉस ही होगा। स्मॉल कैप का खेल खेलना, 1-2 शेयर में आप खेल लीजिए, लेकिन ज्यादा स्मॉल कैप में या सारे पोर्टफोलियो में 50, 60, 70% की क्वांटिटी स्मॉल कैप की रख लेना, ये कोई समझदारी का काम नहीं है। इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि फर्स्ट 10 कंपनीज का मैंने कंपेंडियम तैयार किया है। फर्स्ट कंपनीज के डाटा जो हैं वो ये बोलते हैं कि भारत का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 103 लाख करोड़, मतलब 425 लाख करोड़ है। तो 425 लाख करोड़ के मार्केट कैप में फर्स्ट 10 कंपनीज, द हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइज्ड कंपनीज का जो मार्केट कैप है वो 103.27 लाख करोड़ रुपए। कितना? 103.27%। दिस इज ऑलमोस्ट 23-24% ऑफ द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इंडिया।
तो ऐसी सूरत में अब मैं आपको बताता हूं किस किस कंपनी का कितना कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है। टॉप रैंकिंग कंपनीज, फर्स्ट 10 कंपनीज। RIL 20.85 लाख करोड़, HDFC बैंक 16.57 लाख करोड़। HDFC इज द सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया, HDFC बैंक। और भी बढ़ेगा, ये हो सकता है रिलायंस को भी क्रॉस कर जाए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 12.26 करोड़। टाटा कंसल्टेंसी थर्ड नंबर की कंपनी है। आज भी इतनी मार खाने के बाद भी अगर ये इसका IT सेक्टर का खराब टाइम नहीं आता, ये ट्रम्प साहब नहीं आते, तो टॉप पर यही होती है कंपनी। चलो और बातें बहुत बताएंगे, RIL के बारे में बताएंगे, सारी बातें HDFC की बताएंगे। भारती एयरटेल 12.01, भारती एयरटेल भी चौथे नंबर की कंपनी हो गई। ICICI बैंक 10.20 करोड़, SBI 7.34 करोड़, इन्फोसिस 6.5 लाख करोड़, बजाज फाइनेंस 5.85 लाख करोड़, हिंदुस्तान लीवर 5.85 लाख करोड़ और LIC 5.84 लाख करोड़। तो इस तरह से फर्स्ट 10 कंपनीज का ये 103.21 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, विच इज 23.4% ऑफ द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इंडिया। अब चलते हैं हम। अब सवाल ये है कि सबसे पहले कौन सी कंपनी 30 लाख करोड़ के मार्केट कैप को टच करेगी? 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप कौन सी कंपनी टच करेगी? अभी हाईएस्ट कंपनी रिलायंस है, 20.85 लाख करोड़ है। यानी ये कंपनी 30 लाख करोड़ की कब हो सकती है, इस पर आज चर्चा करेंगे। और दूसरी कंपनियों में भी चर्चा करेंगे, सूक्ष्म चर्चा, कि आखिर इनका मार्केट कैप कब बढ़ेगा और क्यों बढ़े, कब बढ़े, किस कारण से बढ़ेगा, ये चर्चा करें। और उससे पहले मैं आपको एक ही बात बता दूं, थोड़ा सूक्ष्म बात है, ध्यान दीजिए आप मेरा। एक तो एक IPO लिस्ट हुआ है मार्केट में, ट्रेवल फूड का। इस IPO में रिटेल पार्ट में मैंने फुल एप्लीकेशन लगाई थी और फुल अलॉटमेंट लिए हैं। ये IPO का रिटेल पार्ट फ्लॉप हो गया था, सब्सक्राइब नहीं हो पाया था पूरा, 0.7 ही सब्सक्राइब हुआ था वो। एंड आई हैव टेकन फुल अलॉटमेंट, मेरे पास है, क्वांटिटी में है, और भी खरीदे हैं मैंने, बाजार से भी खरीदे हैं। तो मेरा एक सुझाव है कि इस शेयर में एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है, ऐसा लग रहा है मेरे को। मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। वन पेड अप, वन फेस वैल्यू का शेयर अभी 1140 रुपए की क्लोजिंग है, कल की 10.5 तक गया था, माइनस में 50 रुपए IPO प्राइस से भी माइनस में चला गया था। और अभी ये थर्ड डे था, कल का थर्ड डे था, लिस्टिंग का थर्ड डे था, ये 1040 पे हुआ है। वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, रुक रुक के इसमें भारी बाइंग आती है, डिलीवरी खूब उठ रही है। और ये जो इंडिया के अंदर जो एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर लॉन्जेस का काम करता है, यानी रेस्टोरेंट चलाता है उन पर। ऐसी लॉन्जेस जिनमें क्रेडिट कार्ड होल्डर्स जो है ना, उनको सुविधा देती है, क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को, जो क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली इंस्टीट्यूशन है, इधर बैंक और NBFC जो भी हैं, वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है उनको कि आप अगर ट्रैवल करते हैं, एयर ट्रैवल करते हैं, तो आपके लिए भोजन तैयार है एयरपोर्ट के ऊपर, और शानदार भोजन मिलता है। दुनिया भर की वैरायटीज हैं, इवन दारू और नॉनवेज भी मिलती है। मैं नहीं लेता हूँ दारू नॉनवेज, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, और शानदार खाना है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा, घंटे 2 घंटे बैठिए, कई लोग तो सोते रहते हैं सोफा पे, इन पे ऊँघते रहते हैं, रेस्ट करते हैं कि भाई 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद अपनी फ्लाइट है, तो पहले तो इसी का आनंद लो, रुक रुक के खाते पीते रहते हैं। तो करीब 60-70% जो लॉन्जेस का बिजनेस है उस पर इसका कब्जा है, इस कंपनी का। और ये कंपनी बहुत हाईवेज के ऊपर भी इसके रेस्टोरेंट हैं, और इसका 28 रुपए की EPS है, 48 के P रेशो पे आया है। तो ये रेस्टोरेंट का दर्जा देता हूं मैं इसको, इट इज ए रेस्टोरेंट बिजनेस। तो रेस्टोरेंट बिजनेस में 48 का P रेशो तो कोई माने ही नहीं रखता है। जुबिलेंट फूड का P रेशो 215 है, और
आप ये देखिए कि ये जो सफायर इंटरनेशनल और देवयानी इंटरनेशनल, ये दो जो वरुण ब्रेवरीज ग्रुप के जो रवि जयपुरिया साहब है उनकी हैं कंपनियां, इनका पी रेशो भी 150-200 से कम नहीं है। तो ऐसी सूरत में 48 का पी रेशो, वो भी जहां अश्योर्ड बिजनेस है, एवरी क्रेडिट कार्ड होल्डर विल एंजॉय द फैसिलिटी ऑफ एयरपोर्ट। क्यों नहीं खाएगा फर्स्ट क्लास खाना? आदमी जाता है खाता है। तो ऐसी सूरत में हाईवेज पे ये अपना रेस्टोरेंट खोलते चले जा रहे हैं। आप जयपुर दिल्ली हाईवे पे गए हों कभी, तो होटल हाईवे किंग में कभी आपने एंजॉय किया हो? मैं तो हमेशा जब भी दिल्ली गुड़गांव जाता हूं, मैं रुक के नाश्ता करता हूं उस पर, और उसका पराठा देखने लायक होता है, मजा आ जाता है। तो वैसे ये इसके नहीं है वो हाईवे किंग, इसके इस कंपनी के नहीं है, लेकिन बहुत शानदार है वो, मतलब। और उसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा है, चूंकि लोग आजकल 300, 400, 500 किलोमीटर तक का ट्रेवल तो खुद की कार से ही करते हैं या टैक्सी से करते हैं। दैट इज मोर कंफर्टेबल, क्योंकि बीच में रुकना, खाना पीना, चाय पानी, पर्सनल बातचीत करना, लगेज को ना उठाने की दिक्कत है। खुद डोर टू डोर, मतलब आप अपने घर से बैठिए टैक्सी में और जहां जाना है होटल पे या किसी गेस्ट में जहां उतर जाइए आराम से। आपको बार बार सा रेलवे पे बस में सामान उठा रहे रख रहे हैं, माथा फोड़ी नहीं। तो इसका स्कोप, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और मैंने एक्यूमुलेट किए हैं शेयर क्वांटिटी के अंदर, अगर आप ध्यान दें देख लीजिए, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और वैसे तो शेयर बाजार है, देखो भाई कुछ भी हो सकता है। मान लो कल को कंपनी की वर्किंग ही खराब हो जाए, कंपनी बैलेंस शीट ही मैनिपुलेट करके ले आई हो, तो ये भी रिस्क तो रहती है, उस रिस्क से डिनाई नहीं किया जा सकता है। बट आई हैव गोट ए फर्म फेथ इन दिस कंपनी एंड फ्यूचर विल टेल द ट्रुथ। तो ये तो बात है। दूसरी बात है, मैंने जो ऐप बनाया है उस पर जो एजुकेशनल बुक लिख रहा हूं मैं शेयर मार्केट पे, वो आगे बढ़ रही है। उस पर करीब 35-40 ऐप मैं कर चुका हूं लॉन्च, और दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड। अगर आप लोग उसकी मेंबरशिप लेना चाहें तो ले लीजिए। शेयर बाजार के फंडास, टेक्निकल एनालिसिस और रिस्क फैक्टर कहाँ है, एप्रिसिएशन किस तरह मिले, किस तरह इन्वेस्टमेंट करें, सारे एवरीथिंग आई हैव डन। आपको 20 साल का भी अनुभव है, उसके बावजूद भी मेरे जो वीडियोस हैं दे विल प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। ये आपका आउटलुक, आप बने ना बने, मेरा कोई प्रेशर नहीं, बताना मेरा फर्ज था, दैट्स ऑल। और उसका जो लिंक है वो मेरे हर वीडियो के नीचे अवेलेबल है, ये यूट्यूब के हर वीडियो के नीचे अवेलेबल। थैंक यू। तो अब सवाल ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के फ्राइडे को रिजल्ट आए शाम, यानी कल शाम को रिजल्ट आए, और रिजल्ट को देख करके तबीयत गदगद हो जाती है कि अब मैं ये नहीं कहता 26,000 करोड़ का जो प्रॉफिट आया वो बिजनेस प्रॉफिट है, उसमें 8,000 करोड़ का जो बिजनेस है का जो प्रॉफिट है वो एशियन पेंट के शेयर रिलायंस ने बेचे, वो उसका प्रॉफिट शामिल है। उसके बावजूद भी करीब 18,500-19,000 करोड़ का प्रॉफिट है, तो दैट इज ए वेरी गुड प्रॉफिट। देखिए रिटेल में ग्रोथ आई है, टेलीकॉम बिजनेस में ग्रोथ आई है, थोड़ा सा ऑयल O2C बिजनेस यानी ऑयल टू केमिकल बिजनेस में जरूर स्टेग्नेशन है, और थोड़ा सा डिप, हल्की सी डिप जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस में। बाकी जो रिटेल और टेलीकॉम का बिजनेस है वो उफान खा रहा है इनका। और उसमें तीसरा एक नया बड़ा वर्टिकल और जुटे जा रहा है, ग्रीन एनर्जी। तो ये ग्रीन एनर्जी में सोलर पैनल और सोलर पीवी सेल तो बना ही रहे, चालू कर दिया है, एक सिंगल असेंबली लाइन चालू हो गई है। और इसके अलावा ये ग्रीन हाइड्रो के अंदर भी बहुत लार्ज स्केल पे एंट्री ले रहे हैं। ग्रीन हाइड्रो को बढ़ा करके उसको एक्सपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रिपेयर्ड ए पॉलिसी टू एक्सपोर्ट इट आल्सो। इंडिया में भी काम लेंगे, फॉरेन में भी काम लेंगे, एंड दैट विल बी द चीपेस्ट अवेलेबल पेट्रोल विदाउट पॉल्यूशन। तो ऐसी सूरत में आज इसका पी रेशो 29-30 के आसपास है। तो 29-30 में तो कचरा मिलता है। आज जो कचरा शेयर है उनके 50-50, 60-60 के पी रेशो, जो स्मॉल कैप शेयर है जिनका कोई भरोसा नहीं है। और रिलायंस एक ऐसी चीज है जो अपने शेयर होल्डर्स के प्रति बहुत चिंतित रहता है, उनको कुछ ना कुछ देता ही रहता है। जैसे जियो फाइनेंस के शेयर ही दे दिए, है कि नहीं, फ्री फंड में दे दिए, उनको कोई एक पैसा भी नहीं दिया। अभी जैसे एक बोनस दे दिया, बोनस में एक्स बोनस 1,200 हुआ, लोग उम्मीद कर रहे थे साहब 1,100 आ जाएगा, लेकिन 1,500 गया ही। और
मैं कोई टारगेट नहीं देता हूं, कोई टारगेट नहीं है, लेकिन एप्रिसिएशन इन द शेयर विल कंटिन्यू। टॉप रैंकिंग शेयर है, मैनेजमेंट ऐसा इन्वेस्टर फ्रेंडली मैनेजमेंट है कि मेरे पास तो शुरू से ही है, जब से मैंने शेयर बाजार में 1982 से जब से मैंने एंट्री ली थी टिल देन से इवन टुडे तक है। और मेरे बहुत से काम रिलायंस से हुए। रिलायंस एक ऐसी गाय है, जर्सी गाय है, जिसका दूध कभी भी निकाल लाते हैं। कोई जरूरत पड़ी पैसे की बेच लेते हैं रिलायंस को, फिर दोबारा खरीद लेते हैं थोड़ा टाइम बाद। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल आइटम है। और इसमें आप बताइए कि इसका जो पी रेशो है अगर 40 का हो जाता है, जैसा कि ये जो भारतीय एयरटेल है इसका तो खाली एक ही वर्टिकल है टेलीकॉम बिजनेस, जबकि इसमें तो रिटेल, मतलब जो दमानी जी की कंपनी है, राधा कृष्ण की दमानी की कंपनी है डी मार्ट, उसकी रिपोर्ट फ्लैट आई, उसका प्रॉफिट में कोई ग्रोथ नहीं आई, सेल बढ़ी है प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, मार्जिन हैव डिक्लाइंड। उसके बावजूद भी उसका शेयर 4,000 रुपए है, उसमें कोई रिजर्व बहुत ज्यादा नहीं है, कोई बहुत बड़ी रिलायंस के मुकाबले तो एक मतलब एक वो समझिए ग्रोया है वो तो रिलायंस का, तो उसके बावजूद उसका पी रेशो 100 के आसपास है। भारतीय एयरटेल का पी रेशो भी करीब 60 के आसपास है। तो अंडर दी सर्कमस्टेंस है, इसमें तो रिटेल आप O2C केमिकल को हटा दीजिए एक तरह से, मतलब तो उसके बावजूद भी O2C भी प्रॉफिट तो देगा ही, दे ही रहा है। आज भी कोर सेक्टर है इसका, मतलब जो कोर प्रॉफिट आता है वो उसी से आता है। लेकिन जो इन दोनों सेक्टर में, रिटेल में और टेलीकॉम में जो ग्रोथ है ना, वो ग्रोथ इस रिलायंस को बहुत आगे ले जाएगी। फिर ग्रीन एनर्जी और जुड़ गई है उसमें, फिर ग्रीन हाइड्रो जुड़ जाएगा थोड़े टाइम में। दूसरी बात है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बना रहे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ 3.5 लाख करोड़ का MOU किया है, जिसमें ग्रीन हाइड्रो प्लांट लगेंगे, डाटा सेंटर लगेंगे और पता नहीं क्या क्या लगाएंगे ये। तो ऐसी सूरत में रिलायंस इज ए बिग जायंट और ये सेफ है। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनेस्ट मैनेजमेंट है, शेयर होल्डर डार्लिंग ऑफ द शेयर होल्डर है, इसलिए इसमें मेरे पास है ये, मतलब मेरा पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है मैं बायस्ड भी हूं, मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं बायस्ड नहीं हूं, आई मे बी बायस्ड, तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। और सबसे पहले अगर इस देश में कोई 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस करेगा तो रिलायंस क्रॉस करेगा, मैं जहां तक समझता हूं। हालांकि एक बहुत बड़ी ताकत इस देश में उभर करके आ रही है, अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप की जो गति है, जो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसकी एक कंपनी नहीं, अडानी एज ए होल का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो तो अगले 5 साल में 35-40 लाख करोड़ हो जाएगा। मतलब जिस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 8 लाख करोड़ का तो और इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सन 25 से 30 तक। तो ऐसी सूरत में 8 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट से आप ये मानिए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 टाइम भी मल्टीप्लाई होगा तो 800 का 32 लाख करोड़ तो यही होगा। और आज की तारीख में 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप मौजूद है उनका, तो इवन 50 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी हो सकता है उनका। लेकिन एज ए सिंगल एंटिटी, सिंगल कंपनी, रिलायंस का मार्केट कैप लीड करेगा। और TCS और HDFC बैंक भी इसके कॉम्पिटिटर हैं। TCS के थोड़े से दिन सही नहीं चल रहे हैं अभी फिलहाल, थोड़ा सा हल्का सा मतलब प्रेशर है प्रॉफिटेबिलिटी पे, सेल पे, ऑर्डर्स पे, वो ठीक हो जाएगा कुछ टाइम में, क्योंकि सिम्टम आ रहे हैं, इसके सिम्टम उभर के आ रहे हैं। मतलब एक हमारे व्यूवर ने लिखा है कि साहब हम तो IT शेयरों को बेच रहे हैं, तो खैर उनकी मर्जी है, जो भी करें, मैं उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहता, उनका डिसीजन अपना डिसीजन है। मैं एक भी शेयर नहीं बेच रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू सेल इवन ए सिंगल शेयर ऑफ IT बिकॉज आई हैव फर्म फेथ। तेजी मंदी आती रहती है सेक्टर में, साल 2 साल 3 साल 4 साल। और ये जो टीवी पर महानुभाव जो आकर के कहते हैं कि साहब IT सेक्टर ने कोई नया इनोवेशन नहीं किया, अपने बिजनेस मॉडल में चेंज नहीं किया, कौन कहता है नहीं किया चेंज? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल अडॉप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मतलब समय के साथ में। क्लाउड में इन्होंने एंट्री लिया नहीं ली, डाटा एनालिसिस में एंट्री लिया नहीं ली, तो ये बिजनेस मॉडल का चेंज था या नहीं था? और क्या चेंज चाहते हो आप उनसे? और क्या रियलिटी में एंट्री लेते क्या ये, जहां डूबत के अलावा कुछ नहीं है? ठीक है, रियलिटी के शेयर चल गए, लेकिन अब आने वाले 1 साल में देखना रियलिटी का क्या हाल होता है। आई लेट यू नो, पिछले 6 मंथ्स में रियलिटी की शेयर गिर गई है।
तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज दोस्तों मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि HDFC भी इसकी टक्कर में है, लेकिन HDFC अगर 15% से भी ग्रो करेगा, इतने बड़े बेस पे 15% से ग्रो करना, उससे ज्यादा ग्रो करना बहुत मुश्किल, तो भी रिलायंस की दौड़ को नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि रिलायंस में नए नए एडिशन होते जा रहे हैं बिजनेस में। जहां नया इन्वेस्टमेंट होगा, HDFC तो खाली एक ही कर सकता है कि अपनी जो लैंडेड है, मतलब जो क्रेडिटर्स को, मतलब जो लोन एडवांसेस को बढ़ा सकता है, खाली डिपॉजिट अट्रैक्ट कर सकता है। डिपॉजिट अट्रैक्ट करना भी इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कोई आसान खेल नहीं, क्योंकि ये जो छोटे बैंक हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इवन कोटक महिंद्रा बैंक भी, ये भी एफडीआर के ऊपर, ये भी मतलब एफडीआर पे भी ज्यादा ब्याज देते हैं और सेविंग बैंक पर 7% ब्याज दे रहे हैं। बताइए आप कैसे, इतना वेरी वेरी डिफिकल्ट। अनदर थिंग कि बैंकिंग और फाइनेंस का जो बिजनेस है, फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस में रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है बेडेट्स का। मैं ये नहीं कहता कि HDFC बैंक का पैसा डूबेगा, ना, कुछ भी नहीं, बट रिस्क फैक्टर इज देयर। जो सच्चाई है वो तो है। कभी भी किसी भी आदमी का आपने कितना भी चेक करके दिया है, कितना भी टेस्ट करके दिया है, कितना भी स्टडी करके लोन दिया है, वो डूब तो सकता ही है ना। तो ऐसी सूरत में मेरे ख्याल से दोस्तों, रिलायंस विल कंटिन्यू टू लीड द मार्केट एंड लीडरशिप ऑफ रिलायंस विल कंटिन्यू इन द मार्केट। तो दूसरी बात है, भारतीय एयरटेल सैचुरेटेड है अभी, मतलब अब ये रेट बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट और बढ़ जाएगा, लेकिन वो रिलायंस भी बढ़ाएगा रेट के साथ में, है नहीं। ऐसी सूरत में फिर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर भी अगर करंट आएगा तो 15-20% से ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI में ठीक है, बैंक बहुत बड़ा है, बहुत वेल मैनेज्ड है सब, लेकिन आफ्टर ऑल इट इज ए गवर्नमेंट बैंकर, तो इनमें क्या डिसीजन थोड़ा स्लो होते हैं, मतलब। और दूसरी बात है, इनको गवर्नमेंट पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है, उसके कारण थोड़े बैड डेट्स भी हो जाते हैं, पैसा अटकता भी है, और गवर्नमेंट लेवल से, क्योंकि मल्टी लेयर सिस्टम है वहां, तो मल्टी लेयर सिस्टम के कारण डिसीजन मेकिंग स्लो होता है। थोड़ा सा यही फर्क है, खराब नहीं है, ये भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मल्टी लेयर डिसीजन है। तो अब इन्फोसिस भी बहुत अच्छा है, बजाज फाइनेंस भी अच्छा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी थोड़ा सुस्त पड़ा है, हो सकता है दिवाली से इसके पहिए लग जाएं। और LIC में मेरा कोई फेथ नहीं, आई हैव नो फेथ इन LIC, हालांकि ये 10th लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया है सो फार मार्केट कैपिटलाइजेशन कंसर्न, बट आई हैव नो फेथ इन दिस कंपनी। तो दोस्तों, सुरक्षित रहें, संभल कर करें, जो कुछ करें, पैसा कमाते रहेंगे शेयर बाजार में। अगर आपकी पूंजी सुरक्षित रहेगी तो आप पैसा कमाते रहेंगे, अगर पूंजी खोदी तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। इसलिए किसी प्रलोभन में ना आए, बहुत संभल के काम करें, लोभ लालच बहुत बुरी बला है। तो थैंक यू वेरी मच। आज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें, दैट्स, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।